हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इसमें ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ग्लूकोज का यहाँ पर देखोगे CHO समूह है, ऊपर के साइड में आप CHO समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये CHO समूह है और यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। अब हम करेंगे क्या, इसका हावर्थ स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार से अगर हम देखें, फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार किस प्रकार से इसमें H और OH समूह इस पे उपस्थित है, हम इसको देखते हैं। जैसा कि अब आप लोग देखोगे तो नीचे वाले से देखो, इस कार्बन को छोड़ करके सेकेंड कार्बन को देखोगे, अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज की, तो ठीक है, अल्फ़ा या बीटा दोनों में से कोई दिखेंगे तो आप नीचे से दूसरे कार्बन पर ही जाएंगे। तो नीचे से दूसरे वाले कार्बन पर अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका जो OH समूह है, इधर भी OH जो समूह है, इसका OH समूह का इसका जो H है, ठीक, ये H यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड टूटता है, CHO समूह का ये डबल बॉन्ड टूटता है। तो जब दोनों का इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक बैलेंसी फ्री होगी, एक कार्बन की एक ऑक्सीजन की फ्री होगी। तो अब यहाँ पे जब दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, तो इसका जो दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह है, इसका H आकर के इस जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये H आके जुड़ जाएगा तो ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है, ये जो ऑक्सीजन बच रहा है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे बीच में लग जाएगा, और जो एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पर है, इस कार्बन से आकर के ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, इसमें फिर से ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसको देख रहे हो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर आप लोग देख रहे होगे इस पे CHO समूह है, बाकियों पर जितने कार्बन है सब पे OH और H जुड़ा हुआ है। एक तरफ इधर OH जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, यहाँ पर OH जुड़ा है। और साथ में नीचे में अगर देखेंगे तो क्योंकि कार्बन की इधर 3 वैलेंसी बची रह जा रही है, तो एक वैलेंसी के साथ OH जुड़ा रहेगा, बाकी 2 वैलेंसी के साथ यहाँ पर H जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है CH2OH लिखा गया है। अब हम ध्यान ये देते हैं कि अभी हमने जो आपको बताया कि अब इस जो ग्लूकोज संरचना में यहाँ पे जो ये वाला H दिख रहा है, ये H जो दिख रहा है, इस H को जब इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, CHO समूह का डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक एक बैलेंसी, एक इस कार्बन की बैलेंसी खाली होगी और एक इस ऑक्सीजन की बैलेंसी खाली होगी। तो जब दोनों की बैलेंसी खाली होगी तो ये वाला जो H है, ये H आ करके इसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे H आके जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार से, H आके यहाँ पे जुड़ गया। अब जब ये H आके जुड़ जाता है तो बैलेंसी, क्योंकि दोनों का जब ये बॉन्ड टूटा है तो इस कार्बन की भी खाली हुई है, तो इस कार्बन की खाली हुई है, तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से बंध बनाएगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है OH वाले समूह का, जब H यहाँ से निकल चुका है तो अब ये ऑक्सीजन आ जाएगा मध्य में, आ जाएगा बीच में, ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है। अब यही चीज़ हमने सेम जो यहाँ पे बनाया गया है, इसको इधर ध्यान से अगर समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब जब ये हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, जब ये हाइड्रोक्सी समूह देखो, ये इस हाइड्रोक्सी समूह को देखो, ये पहले वाले कार्बन के हाइड्रोक्सी समूह को देखो, और यह हाइड्रोक्सी समूह जब इस ऑक्सीजन की, यानी देखो यहाँ पर जो ये बना हुआ है, इसके अंदर जब इसके अंदर ये हाइड्रोक्सी समूह आए तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इधर भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह इसके अंदर, यानी यहाँ पर स्थित ना होकर के इसके बाहर OH समूह उपस्थित है। ठीक है, तो जब ये बाहर उपस्थित OH समूह है, इसी कारण ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है, तो अब यही जो होता है, ये आपका जो ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज कभी अल्फा
तो कभी बीटा में। तो ये जो अल्फा और बीटा में चेंज होता रहता है, इसी प्रक्रिया को हम साम्यावस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। यानी कभी ये अल्फा पोजीशन में कुछ इस प्रकार चेंज होगा, कभी फिर ये बीटा में चेंज होगा। अगर हम बात करें इनका चेंज होने के लिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो बीच में साम्य का मिश्रण प्राप्त होता है वो +52.5, ठीक है, डिग्री का, जबकि यहाँ पर डी ग्लूकोज का जो है वो +111, ठीक है, और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है +19.2 अंश का, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब साम्यावस्था में होंगे तो इतना होगा, ठीक है, और जब ये अल्फा रूप में परिवर्तित होंगे तो अभी आपको बताया गया इतना होगा, और जब ये बीटा में परिवर्तित होंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो यही आपको इसी प्रोसेस को, यानी ये जो चेंज होता रहता है कभी अल्फा में कभी बीटा में, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, इसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। जो ये बदलने की प्रक्रिया होती है यही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज में ये म्यूटा रोटेशन चलता रहता है, ठीक है, और जो साम्य अवस्था में प्राप्त होता है, इस साम्य अवस्था से ये हमेशा, अभी हमने बोला ना कि एक होता क्या है, ये अल्फा में भी बदलेगा और बीटा में बदलेगा। तो इसी अल्फा बीटा में ग्लूकोज बदलने की इसी प्रक्रिया को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जैसा कि अपेक्षा यही करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से म्यूटा रोटेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में, ये आपको म्यूटा रोटेशन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें और आपके लिए केमिस्ट्री को हम आसान बनाते रहें। तो निश्चित तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।